हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 184 है। 183 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ मरुस्थल का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में देश का नाम दिया गया है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में सिचुएटेड है। देखिए, अगर हम बात करें गिब्सन मरुस्थल की, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तकला मकान, ये मरुस्थल कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपका चीन में। सोनोरन, सोनोरन कहाँ सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और काराकोरम मरुस्थल ये सिचुएटेड है आपका तुर्कमेनिस्तान में। तो बिल्कुल सही सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। कुछ संस्थान का नाम दिया गया है और वो कहाँ पे है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कुर्ग में। टिड्डी चेतावनी केंद्र ये पड़ता है आपका जोधपुर में। और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भुवनेश्वर में नहीं है, ये आपका न्यू दिल्ली में। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसकी मुख्य फसल चावल है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, यह कृषि विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में बात की जा रही है कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। बिल्कुल सही है। और इस जो कृषि है ये, इसका मुख्य फसल क्या है? चावल नहीं है, ये है आपका गेहूं है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। सॉरी, ये गलत है और ये सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। उस्ताद बिलायत खां, शरोद, फिदा हुसैन वारसी कथक, सितारा देवी हिंदी रंगमंच, जतीन भट्टाचार्य सितार। देखिए, उस्ताद बिलायत खां ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सितार से। फिदा हुसैन वारसी ये किससे संबंधित है? तो ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है। सितारा देवी ये कथक से संबंधित है। और जतीन भट्टाचार्य ये आपका शरोद से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सी नदी यूएसए एवं मैक्सिको की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है? रियो ग्रैंडी नदी, कोलोराडो नदी, रेड नदी, हडसन नदी। कौन सी नदी यूएसए एवं मैक्सिको की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो वो है आपका रियो ग्रैंडी नदी। भारत में अणु बम की विकास के कौन संबंधित था? एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, कस्तूरी रंजन, राजा रमन्ना। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका राजा रमन्ना। देखिए, भारत के प्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। उसमें जो है कि मुख्य सूत्रधार थे ये राजा रमन्ना जी। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित के मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी सदस्यीय प्रकलन समिति के सदस्य, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद।
इसमें कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है कि 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था केसी नियोगी समिति के संस्तुति पर, ठीक है। और यह एक प्रस्ताव द्वारा जो है कि गैर संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये जो है कि किस समिति का संस्तुति पर हुआ था? तो ये नियोगी समिति के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ऑफिसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? जॉन शोर, जेम्स ग्रांट, कर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ऑफिसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो किसने किया? तो ये किया आपका जेम्स ग्रांट। देखिए इसने जो है कि समस्त भूमि सरकार को बताई और जमींदार को केवल कर संग्रहकर्ता माना इसने। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? जल की उपलब्धता, औद्योगिकरण, मृदाएं, ये सभी। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? देखिए अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन हैं? तो भौतिक कारक हैं आपके जलवायु, जल की उपलब्धता, भू आकृति और मृदाएं, ठीक है। ये जो है कि आपका प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं, ठीक है। जबकि अगर हम देखेंगे इसके कि आर्थिक कारक कौन कौन है, तो आर्थिक कारक है आपका खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो इट मीन्स कि ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो है कि ये सभी कारक हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उष्ण एक स्थानीय घटक है, संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिक तंत्र है, या एक सुसंचरित कार्यात्मक इकाई है, या एक समृद्ध तंत्र है। एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें सही नहीं है कि यह एक समृद्ध तंत्र है। देखिए समृद्ध तंत्र मतलब क्लोज सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो क्लोज सिस्टम ना होकर के यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा का निवेश और निकास होता रहता है। निम्नलिखित विभागों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? प्रिवी पर्स विवाद, बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, केशवानंद भारती विवाद। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा विवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रस्तावना है हमारा उसको भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। तो कौन सा वो विवाद था? तो वो था आपका केशवानंद भारती विवाद। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो बेरूबारी का विवाद है ना, ये 1960 में आया था, ठीक है। और इस विवाद के में जो था क्या हुआ, यह प्रश्न उठाया गया कि जो प्रस्तावना है हमारा, जो उद्देशिका है, वह संविधान का भाग है या नहीं है, ठीक है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। इस मामले में मतलब बेरूबारी विवाद में ये सब सारी चीजें हुई 1960 में। लेकिन उसके बाद से केशवानंद भारती विवाद है 1973 का, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय तो इसमें बेरूबारी विवाद में दिया था कि यह संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय को उलटते हुए ये बताया कि उद्देशिका जो है कि जो संविधान है उसका एक अंग है और इसमें जो है कि बदलाव किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को देखते हुए, ठीक है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना संविधान का संशोधन हो सकता है। तो जो केशवानंद भारती विवाद है इसमें जो है कि प्रस्तावना को बताया गया है कि ये संविधान का हमारे अंग है। ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनके संबंध के बारे में गलत युग्म बताइए। सचर समिति आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, खुसरो समिति कृषि साख, रेखी समिति बेरोजगारी के अनुमान। सच्चर समिति किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है और रेखी समिति जो है कि आपका
बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित नहीं है। ये संबंधित किससे है? तो इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। जबकि जो बेरोजगारी का अनुमान जो है ये कौन सी समिति से संबंधित है? तो ये दांतवाला समिति का संबंध जो है कि बेरोजगारी के अनुमान से है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। खोसला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना से है? सरदार सरोवर परियोजना से, दुलहस्ती परियोजना से, मचकुंड परियोजना से, साबरमती परियोजना से। खोसला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना से है? तो किस परियोजना से है? तो इसका संबंध सरदार सरोवर परियोजना से है। विश्व के प्रमुख झील एवं उनकी स्थिति का गलत युग्म बताइए। हुनू झील चीन, वार्ने झील स्वीडन, इरी झील यूएसए व कनाडा, टंगानिका झील कनाडा। देखिए विश्व में ये कुछ झीलों का नाम दिया गया है यहाँ पे, और वो कहाँ पे इनकी स्थिति है उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। हुनू झील कहाँ है? ये तो ये चीन में पड़ती है। वार्नेन झील स्वीडन में पड़ती है। इरी झील यूएसए व कनाडा में पड़ती है। और टंगानिका झील कहाँ पड़ती है? ये कनाडा में नहीं पड़ती है। इसका विस्तार जो है कि तंजानिया में है, जैम्बिया में है, बुरुंडी में है व कांगो में है टंगानिका झील का। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। असत्य कथन की पहचान कीजिए। बिग पशु थ्योरी आर राडन ने दिया। कराधान जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास सत्यम स्टोन ने किया था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। असत्य कथन पहचानिए। बिग पुश थ्योरी आर राडन ने दिया था, बिल्कुल सही है। कराधान जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं, यह भी आपका सही है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि विकास सत्यम स्टोन ने किया। देखिए राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास जो है सत्यम स्टोन ने नहीं किया, रिचर्ड स्टोन ने किया। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र है, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? तो गलत है आपका सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में है? तो ये है आपका गुवाहाटी में, असम में। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1858 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनके पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और स्टडी विद श्री ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।